अभी साथ में नहीं बैठते हैं कभी भी। और अभी कैंपस के अंदर कुछ प्रोफेसर्स ऐसे बात करते हैं कि मतलब यादव हो तो तुमको जाके गाय भैंस चराना चाहिए, दूध बेचना चाहिए। मानसिक रूप से इतना उत्पीड़न हो गया है कि मतलब अगर हम लोग थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर ना रहते तो मतलब ये समझिए कि मतलब एक सुसाइडल केस बन जाएगा। भाई मार बहुत तगड़ी हो जाएगी। अभी हम लोग कमरा ढूंढ कई जगह गए, मकान मालिक का सबसे पहले यही आता कि तुम्हारी जाति क्या है। आजादी के 77-78 साल बाद भी हम दो लोग बैठ के बातचीत नहीं कर सकते हैं। इसके लिए पूरे लोकतांत्रिक देश को शर्म से तार तार हो जाना चाहिए। गुंडागर्दी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। नाश हो, नाश हो। अरे मनुवाद का नाश हो, नाश हो, नाश हो। खुले आम तरीके से बाकायदा चैट में पूरे कॉलेज के ग्रुप में नीच, रखेल पुत्र और कोट भाषा में माँ बहन की भद्दी भद्दिया गालियाँ दी गई। जब इसके खिलाफ हम लोग अपने कॉलेज के एचओडी सर शिवशंकर सर को जब ज्ञापन देने गए तो वहाँ पर जो मनवादी प्रोफेसर बैठे हुए हैं वो हमारी बात को दबाते हुए, हमें डटकारते फटकारते हुए, या कहते हुए कि अगर तुम ज़्यादा बोलोगे तुम्हें भी जूता उतार के मारेंगे। हो गई है पीर परवस्सी पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आवाज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन यह कि बुनियाद हिलनी चाहिए और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तारों की धूल था वो, खिलता एक फूल था, आकाओं की आंखों में चुपता एक सूल था। जैसा बनाया ये हमने जहां है वैसा जहां ना उसको हरगिज कबूल था। ओ साथी रोहित रोहित वे मुला तुझे याद रखेंगे सदा। ओ साथी रोहित रोहित वे मुला तुझको याद रखेंगे सदा। संस्थानों में जातिगत हमले नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत उत्पीड़न पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। संसद में कानून बनाओ, कानून बनाओ, कानून बनाओ। तो वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा नहीं चलेगा। इस यूनिवर्सिटी को कभी ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। अगर आप इस शहर से वाकिफ हैं तो अब तक समझ चुके होंगे कि मैं प्रयागराज स्थित इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिसर के बाहर इस समय मौजूद हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत के 15 प्रधानमंत्रियों में से 3, जिनमें गुलजारी लाल नंदा, विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा चंद्रशेखर का नाम शामिल है, किसी जमाने में इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हुआ करते थे। लेकिन आज हम बात राजनीति की नहीं करेंगे। यूजीसी द्वारा प्रस्तावित समता नियमों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद बहुजन छात्र और उनके समर्थन में कुछ संगठन सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी यूजीसी इक्विटी रूल्स के समर्थन में हो रहे प्रदर्शनों के एक एपिसेंटर के रूप में बनकर उभरा। पिछले 1 महीने में हमने यहाँ पर विद्यार्थियों द्वारा आयोजित कुछ मार्च और रैलियों को कवर किया। इस वीडियो रिपोर्ट में हम आपको अनुसूचित तथा पिछड़े वर्ग से आने वाले उन छात्रों से मिलवाएंगे जिन्होंने कथित तौर पर जातिगत भेदभाव को बेहद करीब से झेला है। 2014 में एनहाइलेशन ऑफ कास्ट किताब के लिए अपनी व्याख्या में
लेखिका अरुंधति रॉय ने लिखा था, दलित समुदाय ने अंबेडकर की प्रतिमा के माध्यम से अपने नागरिक अधिकारों को जताने का प्रयास किया है, उस भूमि पर अधिकार जताने के लिए जो उनके हिस्से की है, उस पानी पर हक दर्ज करने के लिए जो उनका है, और उन सार्वजनिक संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जिनसे उन्हें अक्सर वंचित रखा गया है। 1989 से 1999 के बीच मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा शुरू की गई पहल के चलते पंथ हॉस्टल की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य था अनुसूचित तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों में ड्रॉप आउट रेट को कम करना। यहाँ की बदहाली ऐसी कोशिशों की असल कहानी खुद ब खुद बयां करती है। ये हॉस्टल की मेस है जो कभी चालू ही नहीं हुई, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। इसलिए छात्रों ने अपने कमरे के बाहर ही टेबल मेस जैसा सेटअप बना लिया है। धूल की परतों के बीच बाबा साहब की तस्वीर आज भी मानो हमसे वही सवाल कर रही है जो उन्होंने अपने जीवन काल में कांग्रेस पार्टी के समक्ष रखा था। पॉलिटिकल पावर ज्यादा जरूरी या फिर सोशल रिफॉर्म। यहाँ सामान्य घरों से आने वाले लड़के कभी अफसर बनकर निकलते थे। आजकल हमारी जानकारी के अनुसार खर्चा चलाने के लिए गिग वर्कर के तौर पर काम करते हैं। यहीं हमारी मुलाकात हुई इस कहानी के पहले किरदार से। साफ पानी की मांग को लेके, जिसमें ये साफ साफ था कि हम लोग विश्वविद्यालयों में टंकी का पानी पी रहे हैं और अपने कमरों पे आरओ का पानी पीते हैं, और उस टंकी की साफ़ सफाई का कोई ये तय नहीं है कि कब वो अंतिम बार साफ़ हुआ था। तो साफ़ टॉयलेट, 24 घंटे लाइब्रेरी की मांग और साफ़ पानी की मांग को लेके एक पर्चा जा रहा था। और साथ ही साथ उस समय उससे कुछ दिन पहले 400% फ़ी हाइक का एक मामला था, जिसमें हमारे ढेर सारे साथी उस फ़ी हाइक के विरोध में खड़े थे और एक लंबा आंदोलन चला। तो उसके बाद से वो वहाँ पे जब हम लोग वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं तो वो बोलते बोलते इसी तरह की चीज़ों पे वो एग्रेसिव होते हैं और थोड़ा सा धक्का मुक्की वाली स्थिति आती है। तो फिर मैं जातिवादी चीफ डॉक्टर मुर्दाबाद का जैसे ही नारा लगाता हूँ, तो वो एकदम से मतलब मुझे लग तो रहा था कि हो सकता, मतलब मुझे ये नहीं लगा कि वो लाठी मारेंगे, मुझे लगा हो सकता है कि पकड़ के मुझे ले जाएं, अंदर बिठाएं, लेकिन वो एकदम से लाठी छीन के और चलाने लगते हैं। और मैं अपने बचाव में, क्योंकि उसी समय मेरे हाथ का ऑपरेशन हुआ था, मैं लगातार उस वीडियो में अपने हाथ को बचा रहा हूँ। तो पब्लिक प्लेस पे गार्ड्स की लाठियां छीनकर उन्होंने विवेक को मारा था, और उसको प्रिंट और सोशल मीडिया सब में वीडियो क्लिपिंग्स हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं। तो सबूत की तो कोई कमी नहीं है। यूनिवर्सिटी को अपने मैकेनिज्म में चीफ प्रॉक्टर को हटा देना चाहिए था। उन पे जो डिपार्टमेंटल एक्शन है वो यूनिवर्सिटी को करना चाहिए था, डिसिप्लिनरी एक्शन जिसको बोलते हैं। अनुशासनात्मक कार्रवाई की जद में खुद कुला अनुशासक, जिनको चीफ प्रॉक्टर बोलते हैं, वो विवेक के मैटर से आए। लेकिन चूंकि पूरा सिस्टम इस समय जो चल रहा है वो बहुत ही एंटी स्टूडेंट है, एंटी लॉ है, ऐसा साफ साफ इनके केस से दिख रहा है। चीफ प्रॉक्टर पे कार्रवाई की बजाय वो और भी प्रोटेक्टेड हुए। जाति से ये
कैसे लिंक है या फिर जातिगत भेदभाव से कैसे मतलब कैसे ये घटना लिंक्ड है, क्या रोल रहा कास्ट का, अगर आप इस पे थोड़ा सा हमें बता पाएँ तो। एक्चुअली देखिए, मेरी पहली बात और बहस ही राकेश सर से इसी बात पे हो रही थी कि मैंने उस पूरे विश्वविद्यालय के छात्रावास में रिप्रेजेंटेशन, दलित और आदिवासी रिप्रेजेंटेशन को ही लेके मेरी बहस हुई, बात हुई। तो मेरी कास्ट और मेरी पहचान तो वो फिर जान ही रहे थे, और इस तरह के मामले, क्योंकि छात्रावास में ढेर सारे अपने अपने सवाल होते हैं उसमें खाने को लेके, तो हम लोग थोड़ा सा बार बार उस तरह के सवालों को उठा रहे थे, मेस को लेके भी, खेल को लेके भी, खेल संसाधन को लेके मतलब, और ये रिप्रेजेंटेशन को लेके। तो वो बार बार क्योंकि उनसे वो टकराहट बनी रही, तो वो उनका पहचानना और वो मुझे जानना, वो जानते थे। और किसी भी दलित पृष्ठभूमि से आने वाले छात्र को ये मानते हुए एक पूर्वाग्रह होता ही है लोगों का कि आर्थिक रूप से बहुत मजबूत स्थिति नहीं होती और लोग लड़ नहीं पाएंगे उस चीज़ को लेके। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले अधिकांश छात्र पूर्वांचल से आते हैं। आंखों में ऊंची उड़ान के सपने और भविष्य की अनगिनत संभावनाएं लेकर, लेकिन जब किसी भेदभावपूर्ण घटना ने उन सपनों को चोट पहुंचाई, तो आज वही छात्र यूजीसी के समर्थन में खुलकर सामने खड़े हैं, अपने अनुभवों और अपने सच के साथ। चीफ डॉक्टर से जवाब मांगने लगे, आपने इस तरह से आपराधिक कृत्य कार्य क्यों किया, क्यों लाठी मारे हैं, इसका हम लोग वही जवाब लेने लगे। फिर क्या हुआ कि जिला विश्वविद्यालय प्रशासन ने पुलिस प्रशासन को बुला के हम लोग को उस दिन गिरफ्तार करा के डिटेन करा दी। उसके बाद ठीक सुबह मुझे एक निलंबन निष्कासन का नोटिस भेज दिए। उसके बाद यही है, निलंबन निष्कासन हमको भेजे थे 17/10/2023 को। और उसके बाद मेरा परिसर में आरोप लगाए कि आपने नारेबाजी किया और मतलब कक्षाएं बाधित की और सरकारी काम में बाधा पहुंचाई, यही आरोप लगाए थे। इसमें लिखा है, इसका बॉडी ये नहीं है, वो है। बहुत प्रॉब्लम है क्या वैसे फिजिकल ये हमारा ये हाथ जो है मैम दोनों ओपन नहीं होता है, और थोड़ा पैर से भी, नी में भी, दोनों में प्रॉब्लम है। उसके बाद मेरे ऊपर ये एक मामला इसमें और आता है कि मैम क्या किए कि मैं पीएच कोटे से आता था, तो मेरी ये दिव्यांगता कोटे को भी जांच बैठा दिए, मतलब आपकी दिव्यांगता फर्जी है। तो मैं फिर अपने जिला कार्यालय दिव्यांग बोर्ड में गया, फिर वहाँ से भी करा के लेके आया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के, इसमें तमाम कागज़ हैं, एविडेंस है। फिर मैं इनको दिया, तो फिर ये माने कि मतलब आपका सही है, साक्ष्य सही है। उसके बाद तब ये निलंबन वापसी लिए। उसके बाद एक बार और मैं आंदोलन में शामिल था। उस आंदोलन में आके खुलेआम ये कह रहे हैं कि तुम मानसिक रूप से विकलांग हो, तुमको उत्तर प्रदेश शासन ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, मतलब दिव्यांगता का मजाक उड़ाते हुए। और थे ये लोग मतलब जातिगत सूचक गालियाँ भी दे रहे थे, उसके बाद मारने पीटने की धमकी भी दे रहे थे। यही क्लास है तुम्हारा, तो बताओ करते हो विकलांग, यही तुम्हारा विकलांगता है। अरे उस मेडिकल सर्टिफिकेट में उत्तर प्रदेश सरकार से एक चीज जुड़वाओ, मानसिक विकलांग, तुम लोगों से नहीं डरने वाला है। जिस समय आप ये देखेंगे ना कि मतलब सारे लोग उसी प्रशासनिक व्यवस्था में, वही अपर कास्ट डोमिनेंस है, ठीक है। उसके बाद ये लोग अभी इनकी मतलब सेंसिटाइजेशन नहीं है कास्ट को लेकर, इनकी जो माइंड है, जो मानसिकता है, वही मतलब एक फ्यूडल सेटअप से है। उसी मतलब एक तरीके से कहिए कि मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, जो मतलब अपनी जाति सर्वोच्चता के गर्भता से और छोटी जातियों को नीचता से देखने की अभी इन लोगों का जो एक चश्मा है, इन प्रोफेसरों का भी उतरा नहीं है। आपको क्या बताएं, मतलब मानसिक रूप से इतना उत्पीड़न हो गया है कि मतलब अगर हम लोग थोड़ा सा मेंटली
प्रिपेयर न रहते हैं तो मतलब ये समझिए कि मतलब एक सुसाइडल केस बन जाएगा। समझिए कि दर्शन सोलंकी और पायल तड़वी और ये रोहित वेमुला ये केस मतलब समझ रही हैं, मतलब वो केस मैं समझ रहा हूँ कि किस स्तर पे जाके सब बच्चे किए होंगे, चाहे और भी हो रहा है, अभी और केस तो आ ही नहीं रहा है। और मतलब अब थोड़ा सा मैम हम लोग सामाजिक कार्यों में जुड़े हैं और सामाजिक लोगों के मुद्दों में इन्वॉल्व रहते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग उस ताकत से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक आम छात्र जो है जो इस तरह से गतिविधियों में न रहे तो समझिए कि ये मतलब एक तरह से सुसाइडल केस ही है और ये झेल कोई नहीं पाएगा, वो मानसिक रूप से कोई मजबूत नहीं रहेगा तो झेल नहीं पाएगा। और इतना ही आपको झेला कर देते हैं कि बच्चा कुछ ना कुछ एक्शन ले ले। मैं यहीं पास में जो यूनियन गेट है वहाँ से मैं एंट्री करता हूँ और सामने एक टोपा बिल्डिंग है वहाँ पे, तो 2-3 छात्र वो मतलब मुझसे, मैं फ़ोन पे बात करते हुए जा रहा होता तो वो मुझे बुलाते हैं। उसके बाद वो मुझसे पूछते हैं, नाम वगैरह पूछते हैं। और एक बात उसमें ये होती है कि मेरे बियर्ड्स जो है वो थोड़ी बड़ी होती है, तो वो मुझे ऐसे बोलते हैं कि तुम ऐसे रहते हो इलाहाबाद कैंपस में, ये है तुम्हारी बियर्ड्स बड़ी हुई है। तो मैं बोलता हूँ कि ये मेरा पर्सनल चॉइस है, मैं कैसे भी रहूँ, तो इसमें तो आप लोगों को हस्तक्षेप करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। फिर ज़रूरत नहीं है तो वो मुझे उस पर वो लोग मुझे मारते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं कि ये अपनी दाढ़ी कटवा लो, और मुझे उसके बाद बोलते हैं मतलब जेंडर बैश गालियाँ देते हुए कि अगर तुम किसी से शिकायत करोगे तो तुमको जान से मार दिया जाएगा, इस तरीके का बात करते हैं। फिर हम प्रॉक्टर ऑफिस जाते हैं। कुछ देर बाद अब मुझे हाथ में भी चोट लगती है और मतलब और जगह भी चोट लगती है। तो मैं जब प्रॉक्टर ऑफिस जाता हूँ तो वहाँ पे मैं शिकायत करता हूँ, लिखित शिकायत पत्र दर्ज करता हूँ। तो मतलब ये मामला होता है कि वहाँ पे मतलब उनको मैं चिन्हित नहीं कर पाया होता हूँ। तो चीफ प्रॉक्टर सर बोलते हैं कि इनको चिन्हित करना होगा, फ़ोटो लेके आओ तब कुछ होगा, इस तरीके का बात करते हैं। फिर करीब मैं 1-2 हफ्ते बाद मैं फ़ोटो के साथ मैं जाता हूँ। तो मुझसे ये पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, तो अपना नाम बताता हूँ, सुजीत। तो मुझसे पूछते हैं कि पूरा नाम क्या है। फिर ऐसे मतलब जब मुझे मजबूरन बताना पड़ता है कि मैं सुजीत यादव पूरा नाम बताता हूँ, उसके बाद मुझसे ये बोला जाता है कि कहाँ लिखा है कि आप मार नहीं खाओगे। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि फिर चले जाओ। समझ में आया कि पीसीबी हॉस्टल के ही सीनियर थे, लेकिन मतलब उसके बाद भी वो मुझसे एक बार कैंपस में मिले थे। तो मैं बैठ के अपने दोस्त के साथ बैठ के बातचीत कर रहा था, तो मुझे टारगेट करके बोले कि ठाकुरों से लगोगे तो यही होगा, इस तरीके का। मतलब आप सोच सकती हैं कि ठाकुर है, ब्राह्मण है, तो मतलब एक डोमिनेंट है सोसाइटी में। अगर ठाकुर है तो उसके खिलाफ आप नहीं जा सकते हो। जो अपर क्लास के लोग होते हैं वो अभी साथ में नहीं बैठते हैं कभी भी। और अभी कैंपस के अंदर कुछ प्रोफेसर्स ऐसे बात करते हैं कि मतलब यादव हो तो तुमको जाके गाय भैंस चराना चाहिए, दूध बेचना चाहिए, तुम यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्या करने चले आए हो, इस तरीके का बात होता है। उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को अवसाद और तनाव से बचाने के लिए यूजीसी द्वारा 2012 में सबसे पहले इक्विटी रेगुलेशंस जारी किए गए थे। सभी संस्थानों को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल स्थापित करने और एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर नियुक्त करने की हिदायत दी गई थी। लेकिन जैसा कि योगेंद्र यादव, जो यूजीसी के सदस्य भी रह चुके हैं, अपने एक लेख में स्वीकार करते हैं कि 2012 के ये नियम भी केवल कागजी कार्यवाही तक ही सीमित रहे। अधिकांश विद्यार्थियों को इनके बारे में जानकारी ही नहीं थी और कॉलेज प्रशासन ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल स्थापित तो किया गया, लेकिन आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्राप्त शिकायतों की संख्या 0 रही। बताया जाता है कि छात्रों द्वारा की गई शिकायतों को सीधे प्रॉक्टर कार्यालय की ओर निर्देशित कर दिया जाता था ताकि वहां आवश्यक कार्यवाही की जा सके।
हम बहुत स्पष्ट कि इक्विटी कमेटी में छात्रों के चुने हुए प्रतिनिधि हों, इक्विटी कमेटी में शोषित वर्गों का रिप्रेजेंटेशन बढ़े, उनका प्रतिनिधित्व बढ़े, हम इसकी मांग करते हैं। और रोहित तिमुला के एक्ट के तर्ज पर हम लोग इस पूरे एक्ट को लागू करने की बात कर रहे हैं। 2012 वाला एक्ट ज़रूर इस रेगुलेशन की अपेक्षा, वो रेगुलेशन अपने आप में इससे ज़्यादा मजबूत था, इससे ज़्यादा स्पष्ट था, इससे ज़्यादा जवाबदेह था। एट्रोसिटीज़ और भेदभाव को की परिभाषा वहाँ पर ज़्यादा सुदृढ़ ढंग से प्रस्तुत की गई थी, जो कि इसमें नहीं है। जुलाई 2023 से नवंबर 2025 तक प्रॉक्टर रहे प्रोफेसर राकेश सिंह अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों का किस तरह बचाव करते हैं, उनका पक्ष भी सुनिए। पहली चीज़ तो ऑडियो में कोई जात सूचक शब्द आपको सुनाई नहीं पड़ा होगा, बल्कि जात सूचक प्रोवोकिंग लैंग्वेज वो बोल रहा है लड़का। वो जातवादी प्रॉक्टर करके रिकॉर्ड कर रहा है। आपने देखा होगा वो जो वीडियो है वो कट है, आधा है। मतलब जो वीडियो है, मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूँ, वो फैब्रिकेटेड नहीं है, लेकिन वो कट है। उसके पहले का वीडियो हमारे पास है। उसके चेहरे मोहरे से, उसकी बातचीत से कहीं कोई ऐसा मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि वो एससी है। तो एससी होने के नाते नहीं, वहाँ बदमाशी करने के नाते, मुझको पर्सनली हिट करने के नाते, गाली देने के नाते वो घटना हुई। अब उस घटना को एससी एसटी से न जोड़ा जाए। वो घटना एक अनुशासन से जुड़ी घटना है, जहाँ किसी भी प्रकार का कास्ट कनेक्शन नहीं था। ठीक। हम अगर ये मान भी लें कि वो एक फॉर्मर स्टूडेंट हैं जो करंट स्टूडेंट राइट के किसी इशू पर प्रोटेस्ट में आते हैं या उसको सपोर्ट करने आते हैं, प्रोवोक आपको क्या किया सर कि आप एक विद्यार्थी, वो पूर्व विद्यार्थी भी अगर था तो आप नहीं, प्रोवोक क्या हमको गाली दी है, हमको घटना का जो चित्र है जो इस समय वायरल और पब्लिक डोमेन है, उसका चेहरा प्रोफेसर राकेश सिंह बना। राइट। वो जो कंप्लेन उसने कर्नलगंज थाने में दी है, उसमें वो आरोप लगाता है कि आपके द्वारा चमार और इस तरह नहीं, कोई एक सुना देना, वो गलत बोल रहा है। उसके द्वारा जात सूचक हमें दिया गया है, जातवादी प्रॉक्टर, लेकिन मुझे तो उसकी जात पता ही नहीं है। इनके पास प्रॉब्लम यह है, इन्होंने एक टूल की तरह, एक हथियार की तरह उस प्रोटेक्शन को यूज़ किया है। जो उनको प्रोटेक्शन मिला, हथियार की तरह यूज़ कर रहे हैं। एक तरीके से अगर वो यहाँ पे आ रहे हैं और कोई प्रोफेसर वो कैजुअली भी अगर ये रिमार्क कर रहा है कि अच्छा तुम यादव हो तो तुम्हारे जैसे लोगों को पीटा ना जाए तो क्या किया जाए, तो ये सर वो एक मेरा जो सवाल है कि आपको ऐसा लगता है कि हमें जो हमारा फैकल्टी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, उनके सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है? जैसे किसी एक टीचर के रिमार्क को उस पूरी कैटेगरी के टीचर्स पर जनरलाइज कर दिया जाता है। मान लीजिए किसी एक टीचर ने ऐसा कह दिया कि तुम किस जात को, तुम यादव हो, इसका मतलब नहीं सारे सो कॉल्ड सबल टीचर्स का ये आइडिया है, उनके दिमाग में भर गया है कि हम यादव को अलग ढंग से पहचानें। अगर किसी एक व्यक्ति के नाते पूरे वर्ग को आप जनरलाइज कर देंगे तो जो रिमार्क्स है वो कैजुअल नहीं रह जाएगा, वो जनरल हो जाएगा। कैजुअल को कैजुअली लेना चाहिए, लेकिन ये कैजुअली ले कहाँ रहे हैं? गुंडा को छोड़ देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गुंडा को छोड़ देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गुंडागर्दी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आजादी के 77-78 साल बाद भी हम दो लोग बैठ के बातचीत नहीं कर सकते हैं। इसके लिए पूरे लोकतांत्रिक देश को शर्म से तार तार हो जाना चाहिए। जिसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का एक उपाधि दी गई है, वहाँ पे 10 लोग बैठ के बात नहीं कर सकते हैं। ये होते कौन है कि जिनको हम बातचीत करने से पहले सूचना देंगे? अभी हम लोग कमरा ढूंढ कई जगह गए, मकान मालिक का सबसे पहले यही आता कि तुम्हारी जाति क्या है। अभी तो हम लोग एक कमरा भी देख लिए थे, उनको एडवांस भी दे दिए थे। उन्होंने फ़ोन करके जाति पूछना शुरू किया और हम जाति नहीं बताए तो उन्होंने कमरा देने से मना कर दिया। ये इलाहाबाद में होता ही रहता है कि आप कमरा खोजने जाइए तो जाति पूछते हैं।
जाति नहीं बताएंगे तो आपको कमरा नहीं मिलेगा। अभी तो कैंपस में भी हुआ ही है, कैंपस में भी दोस्तियां भी लड़कियों के बीच में भी तो एक होता है कि जो कुछ उच्च जात की लड़कियां रहती है वो एक कमेंट करती रहती है, उनकी भी दोस्तियां उतनी बनती नहीं है। भाई भाई मार बहुत तगड़ी हो जाएगी। अरे उसको बढ़िया रोक रहे हैं चाचा, हमें नहीं बचा रहे, कैंपस में आ रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं छात्रों के बढ़िया आगे लगाओ। रिकॉर्ड कर लो, डाल देना जहाँ डालना हो। क्यों छोड़े उसको, मैं अकेले क्यों अंदर जाऊं? बस जो मारा, जो गाली दिया और ब्राह्मणवाद यही है दरअसल, उसको क्यों आप मुझे छोड़े नहीं? अरे जाति का मुझे तुम क्यों बोल रही हो जी? जो मुझे मारा वो पता ही नहीं है, जो पता है वो अंदर जाएगा। यूजीसी गाइडलाइंस ने निसंदेह कैंपसों को जाति के आधार पर पोलराइज कर दिया है। दिल्ली में ब्राह्मणवाद को लेकर जो आक्रोश मुद्दे से भटकाने की बहस के रूप में सामने आया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वैसी कोशिश पहले ही देखी जा चुकी थी। यूजीसी गाइडलाइंस पर चर्चा के लिए दिशा छात्र संगठन द्वारा एक स्टडी सर्कल का आयोजन बरगद लॉन में किया गया। पोस्टर लगाकर छात्रों को आमंत्रित भी किया गया, लेकिन बहस और संवाद के बजाय विश्वविद्यालय के बरगद लॉन से जो दृश्य सामने आए वे बेहद चिंताजनक थे। घटना के अगले दिन जब हम रिपोर्टिंग के लिए कैंपस पहुंचे तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने किस तरह इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, आप खुद देखिए। ज्ञापन के साथ अपनी आईडी तो दीजिए कुछ। एक मिनट सर, अगर आपको निलंबन करना होता है तब हमारी आईडी की जरूरत नहीं। किसके? FIR करने के लिए आईडी जरूरत पड़ती है बेटा, लेकिन आप परिसर में फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं और आग लगा रहे हैं। तो ये आपकी ही नकल। परिचर्या कर रहे हैं, आग लगाना। अगर हम सर, आग कौन लगा रहा है? लोहा लेके कौन दौड़ रहा था मारने के लिए बच्चों को? ये देखिए, लोहा लेके कौन दौड़ रहा था मारने के लिए? मैं एक बात कर रहा हूँ, मेडिकल एग्जाम तक कराने में इतनी देरी क्यों हो रही है? मैं बात कह रहा हूँ ना, आप एक बात बताइए, जिस पूजा कुमारी की आपने हमें शिकायत दर्ज करवाई है, न तो उसका एनरोलमेंट नंबर दर्ज है। पूजा कुमारी राजेंद्र प्रसाद नाम से हमारे पास सिर्फ एक विद्यार्थी दर्ज है जो MA में पास आउट हो चुका है, और पूजा कुमारी राजेंद्र प्रसाद नाम से विद्यार्थी नहीं। आप आई कार्ड, आधार कार्ड देंगी, BNS के नियम में थाने में हमें उनके साथ उनके आधार कार्ड भी भेजने हैं। और ये परिचर्या 30 से 40 मिनट तक चली थी कि इसके बाद कुछ गुंडे आते हैं और छात्र छात्राओं के साथ गाली गलौज करते हैं और मारपीट करते हैं, और ये लोग महिलाओं के साथ इतना बदसलूकी के साथ पेश आते हैं कि महिलाओं के साथ एकदम जाति सूचक गालियां, स्त्री विरोधी गालियां देते हैं और निचकट, चमार और पारसी ये सब कहते हैं। और मतलब वो कहते हैं कि तुम निचकट, मेरे से बात, तुम्हारी औकात है मेरे से बात कर सकती हो तुम, मतलब इतना बदसलूकी इसके साथ पेश आते। फिर इसके बाद ये लड़ाई 10 से 15 मिनट तक चली। हम लोग मतलब जो यूजीसी के गाइडलाइंस आए हैं, हालांकि उस पर स्टे लग गया है, फिर भी हम लोग मानते हैं कि कैंपस में एक ऐसा स्पेस तो होना ही चाहिए कि हम देश दुनिया के ज्वलंत मुद्दों पे बातचीत कर सकें। और वही हम लोग कॉमन स्टूडेंट थे, दिशा छात्र संगठन के मेंबर थे, बैठ के बातचीत कर रहे थे, लेकिन कुछ ABVP के गुंडे आते हैं, क्योंकि वो इंसानों जैसा तो बिहेव किए नहीं है हमारे साथ, आते हैं, बैठते हैं। मतलब हमारा ये भी कहना था कि हो सकता है कि वो असहमत है, बहुत छात्र असहमत भी थे, लेकिन उन्होंने एक छात्र को
स्पेशली बाहर निकाला उस सर्किल से और उनका कॉलर पकड़ा। फिर मैं गई कि ऐसे तो बात नहीं हो सकती है, आपको जो बात करनी है आके बात करिए, आप असहमत हो सकते हैं बेशक, लेकिन हम उस पर बात करेंगे। मोदी जी ने यूजीसी लाया जिसमें SC ST OBC वालों को संरक्षित रखा गया और जनरल वालों को दोषी बना दिया गया। Hey, I like you। नहीं अभी मैं सिर्फ करियर पे फोकस कर रही हूँ। तुम कास्टिज्म कर रही हो, तुम मेरे साथ गलत बिहेव कर रही हो, तुम यूजीसी की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही हो, मैं तुम्हें जेल भेजूंगा। बट मैंने तो पोलाइटली मना किया है बस। मखौल उड़ाने की नीयत से सोशल मीडिया पर उड़ेले गए ये मीम समस्या को सही ढंग से पकड़ पाने में नाकाम समझ आते हैं। आजकल मीमिफिकेशन खुन्नस निकालने का नया तरीका बन गया है। जैसे कि इस समय महिला छात्रा निधि यादव को भी शिकायत करने के लिए सोशल मीडिया पर भूमिहार के नाम की धौंस दिखाई जा रही है। तो हमारा सम्राट राय जो इंसान के रूप में एक नंगा जानवर है, निधि तथा उनके 4 साथियों द्वारा स्थानीय कर्नलगंज कोतवाली में दी गई शिकायत में नामित छात्रों, जिनमें कुछ ABVP के सदस्य हैं, से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन ABVP ने इस मामले पर बयान देने से मना कर दिया। BHU हो या JNU, बिहार हो या छत्तीसगढ़, हजारों की संख्या में लोगों का सड़कों पर उतरना उस भौंडी मानसिकता के खिलाफ एक सांकेतिक संदेश है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही रूपों में समाज का एक विकृत चेहरा प्रस्तुत करती है। UGC को लेकर जातिवाद पर छिड़ा उन्माद, जिसने कई लोगों को 90 के दशक के मंडल आंदोलन की याद दिला दी, उसका असर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अफिलिएटेड कॉलेजों में भी देखने को मिला। हमने CMP चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज तथा ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज के 2 ऐसे विद्यार्थियों से बात की जो जाति सूचक शब्दों से लिप्त तंज कसे जाने के बाद अपनी शिकायत पुलिस तक लेकर पहुंचे, लेकिन अंततः मामला समझौते पर आकर खत्म कर दिया गया। 29 जनवरी को हमारे कॉलेज के चैट ग्रुप में मनुवादियों द्वारा, कुछ ब्राह्मणवादियों द्वारा OBC SC ST को खुले आम तरीके से बाकायदा चैट में पूरे कॉलेज के ग्रुप में नीच, रखेल पुत्र और कोट भाषा में माँ बहन की भद्दी भद्दिया गालियाँ दी गई। हमारे जो साथी जिनके साथ ये घटना हुई चैट ग्रुप में, वो उनसे डराकर एक समझौता पत्र पर साइन भी करवा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर के कुछ ही दिनों बाद प्रयागराज के CMP डिग्री कॉलेज के प्राचार्य द्वारा एक नोटिस जारी किया जाता है। समस्त विद्यार्थियों को अवगत कराया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द UGC प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस 2026 पर रोक लगा दी गई है। अतः उक्त के परिप्रेक्ष्य में महाविद्यालय के तीनों परिसरों, मुख्य परिसर, विधि संकाय, वाणिज्य संकाय में संदर्भित विषय पर किसी भी प्रकार की चर्चा, भाषण, संगोष्ठी इत्यादि आयोजित किया जाना प्रतिबंधित किया जाता है। यदि कोई भी छात्र इसमें संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस नोटिस के पीछे कारण था व्हाट्सएप प्रकरण, जहां छात्रों के बीच अपशब्दों की बयार थाने तक पहुंच गई। जिस व्हाट्सएप ग्रुप में लॉ के स्टूडेंट्स मेंबर हों, वहां UGC को लेकर इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन ज्यूरिस्प्रूडेंस जैसे मुद्दों पर चर्चा अपेक्षित थी, लेकिन आरोप है कि भावी वकीलों के बीच जातिगत श्रेष्ठता की सोच किस हद तक मौजूद है, इसकी झलक इन मैसेजेस में देखी जा सकती है। हमने इस कॉलेज के एक लॉ स्टूडेंट से बात की जो शिकायतकर्ता भी थे। यहाँ ये डिस्क्लेमर देना आवश्यक है कि इंटरव्यू कॉलेज प्रांगण के बाहर अन्यत्र स्थान पर रिकॉर्ड किया गया। SC ST OBC वर्ग के कुछ छात्र मिलकर जब इस बात को उठाते हैं, लेकर जाते हैं वहाँ पे
FIR दर्ज करवाने दोषी छात्रों के खिलाफ लगभग 20-25 की संख्या में। तो वहाँ पर मौजूद SHO साहब कहते हैं कि आप लोग ऐसा करिए, कॉलेज में ही चलिए, वहाँ HOD सर से मिल के मामले के निपटारा किया जाएगा। सामान्य वर्ग के से एक प्रोफेसर आते हैं जिनका हम नाम नहीं लेना चाहते, वो कहते हैं कि क्या तुम लोग को नीच कह देने से क्या तुम लोग नीच हो गए? कैंपस में पढ़ाई करने गए, मतलब वहाँ गए तो प्रेयर में ही मतलब ये कहा गया कि तुम मतलब नहा के गए थे, वहाँ बोले कि तुम नहा के नहीं आए हो। वहाँ पूरे छात्रों के सामने प्रेयर में, पूरे कॉलेज के सामने ही जो है हमें वहीं नहला दिया गया कि ये लड़का नहा के नहीं आता। ऐसे व्यवहार हमारे साथ हुआ। हालांकि ये हमें पूरे जीवन हिला देता है ये चीज़ कि इतना बेहुदा दुर्व्यवहार, फिर इतने शर्म से, जबकि हम उस समय कक्षा 6-7 में पढ़ाई कर रहे थे और फिर हम 8 में हमें वो स्कूल ही छोड़ना पड़ गया। तो मतलब ये उनको ये लग रहा था कि आप जिस जाति से हैं इसलिए वो जी, साफ सफाई नहीं है। बिल्कुल, वो ऐसा सोचते हैं, गंदे लोग हैं। मार्च 2025 में ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज के 2 छात्रों ने जातिवाद का आरोप लगाया। उनका कहना है कि एक कार्यक्रम में प्रवेश के दौरान एडमिट कार्ड के साथ उनसे फीस रसीद भी दिखाने को कहा गया, जिससे उनकी जाति का संकेत मिलता था। स्वयं को अम्बेडकराइट बताने वाले इन छात्रों का यह भी कहना है कि कैंपस में बढ़ते सैफ्रनाइजेशन ने परिस्थितियों को और पेचीदा बना दिया है। तो एनुअल फंक्शन का एक कार्यक्रम हो रहा था, तो उसमें जो है सभी बच्चे जो अपनी आईडी, कॉलेज की आईडी दिखाकर अंदर एंट्री ले रहे थे, तो हमने भी लीगल तरीके से एंट्री लिया जो है कार्ड दिखाकर। उसके बाद अंदर जाने के बाद कुछ एनसीसी के छात्रों से हमारी कुछ बातचीत हुई, तो वो आईडी दिखाने के लिए बोले, तो हमारा उनको जवाब था कि आप आईडी क्यों चेक करेंगे, हम जो है बाहर से चेक करा के आ रहे हैं। तो वो हमको कहे कि जो है आप बहुत बोल रहे हैं, चलिए हम आपको सर के पास लेके चलते हैं। तो उसके बाद मैम जब हम सर के पास गए तो हम कहे चलिए ठीक है, कोई गलती है नहीं हमारी, हम बातचीत कर लेंगे। तो जैसे ही सर के पास गए, वो सीधे मुझसे गाली देकर बात करने लगे। वो मेरे ऊपर आरोप लगाने लगे कि आप यहाँ गुंडई दिखाओगे, तो जितने भी वहाँ के प्रोफेसर से हमसे बदतमीजी करने लगे। जब हमने उसका जवाब दिया तो वो हमें ऐसे दिखाने लगे कि उल्टा हमारी गलती बता रहे हैं कि आप लोग जो है गुंडई दिखा रहे हैं कॉलेज कैंपसेस में। तो यही सब बातें थी मैम। और फिर बाद में उन्होंने हमारा आईडी कार्ड मांगा, फीस रिसिप्ट मांगा। तो जब उसको पूरा देख के कह रहे हैं कि इन लोगों को मैं जानता हूँ, कैसे लोग हैं, इनको बाहर करो छात्रों को, हम दोनों लोगों को बोले। तो मैम कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कास्ट जो है आज भले से प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से हमने महसूस किया है हमेशा कि तो हमारे साथ अभी भी ये है। और बहुत सारे जो निम्न वर्ग से छात्र छात्राएं होती हैं, अभी भी शिक्षण संस्थानों में उन्हें ऐसा देखने को मिलता है। मैम हम आपको बता रहे हैं, जब हम एप्लीकेशन लेकर उनके पास गए तो उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। वो ले लिए, हम कहे सर इनके खिलाफ का आप कार्रवाई करिए, नहीं तो हम लोग जो है और आगे इसकी रिपोर्ट करेंगे। तो उनका कोई इस पे स्टैंड क्लियर नहीं था मैम। फिर हम लोगों ने कहा अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग आंदोलन करेंगे, या तो वो आकर हमसे माफ़ी मांगे, या तो हम जो कानूनी कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो इस पर हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो कुछ हमारे बहुत सारे सीनियर्स हैं, तो उन्होंने कहा कि इस मामले को आगे ना बढ़ाइए, यहीं पे जो है समझौता कर लीजिए। तो इसके जवाब में हम लोग कई घंटे प्रोटेस्ट किए। तो लगभग 2-2.5 घंटे बाद वो आए सारे कॉलेज के सामने, और प्रिंसिपल सर भी थे, उनके सामने वो माफ़ी मांगते हैं कि जो है हमारी गलती थी और आगे से ऐसा नहीं होगा। आपके बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। समस्या है कि ऐसा कोई जानबूझ के मैंने नहीं कहा। अगर मेरे मुंह से अगर निकल गया, अगर आपको कुछ ऐसा लगा है, नहीं निकल गया है, जो आपको गलत भाषा लगी है, गाली लगी है, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हमने आपको पहले कहा ना, कॉलेज में जो फैकल्टीज है, जो प्रशासन है, 80 to 90% अपर कास्ट से आते हैं। और
जो आरएसएस या बीजेपी से पहले से बिलोंग करते हैं, पूरी फैकल्टी उन्हीं की है। अगर हम वहाँ की जो है देखेंगे फैकल्टीज, तो दिखाता है कि जो उच्च वर्ग के प्रोफेसर हैं, कर्मचारी हैं, वही हैं। यहाँ पे एबीवीपी के 100 वर्ष के उपलक्ष्य में देखिए यहाँ पे कैंपस में रंगोली बनाया गया है और यहाँ पे छात्र संघ जैसे चुनाव होते नहीं हैं, फिर भी यहाँ पे एबीवीपी के कार्यकर्ता लोग कैंपस में ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं। देख लीजिए, जब हम उनसे अपनी विचारधारा पे बात करने के लिए कोई कॉलेज में डिस्कशन रखते हैं तो हमें परमिशन नहीं दी जाती। वहीं अगर एबीवीपी या आरएसएस का कोई कार्यक्रम होता है, तो जैसे आरएसएस की 100वीं वर्षगांठ अभी कुछ दिन पहले ही मनाई गई, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आज भी उनके लोग, जो उनकी विचारधारा के लोग, वो अपने लोगों को जो है आगे आने देते हैं। जो लेकिन हम जब अपने महापुरुषों पे, अपने बहुजन महापुरुषों पे कोई डिस्कशन रखते हैं, कोई संगोष्ठी रखते हैं, तो हमें उसके लिए परमिशन नहीं दी जाती। किसी भी जातिगत व्यक्ति विशेष और राजनीतिक दल के बारे में आप लोग बात नहीं करेंगे, ना ही उन पर कोई टिप्पणी करेंगे। अगर आपके द्वारा ऐसी कोई भी बात की जाती है तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आप केवल यूजीसी के बारे में बात करेंगे। और आज प्रोटेस्ट मार्च है जो कि निकाला जा रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स के द्वारा, और ये जो प्रोटेस्ट है ये लॉ फैकल्टी की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ पर BR अम्बेडकर जी की मूर्ति है। एक खास बात जो इस बार के प्रोटेस्ट मार्च की है वो हम आपको दिखा दें कि इसमें जो पुलिस वाले हैं इस पूरे प्रोटेस्ट मार्च पे नज़र बनाए हुए हैं। यहाँ पर लगातार इस प्रोटेस्ट मार्च के वीडियोस पुलिस के द्वारा बनाए जा रहे हैं, जिनमें कि कुछ LIU की तरफ से भी लोग आए हुए हैं, और एक तरीके से व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी और एक तरीके से नज़र बनाए रखने के लिए भी इस पूरे प्रोटेस्ट मार्च को आज यहाँ पर लोकल जो पुलिस है वो एक तरीके से एस्कॉर्ट कर रही है। और इन स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट के पहले भी ये बोला गया कि वो यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर जाति या इवन पॉलिटिकल पार्टी का नाम अपने स्लोगन्स में ना लें, ऐसा अनाउंसमेंट किया गया था। आप क्रोनोलॉजी समझिए। स्थानीय पुलिस हमसे यह वीडियो क्लिप डिलीट करने को कहती है। छात्र कैंपस में जातिगत भेदभाव के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, लेकिन पुलिस का संदेश साफ है, जाति से जुड़े मुद्दों पर बात मत कीजिए। वर्दीधारी ही नहीं, बिना वर्दी के लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के लोग भी इस विरोध पर पैनी नजर रखे हुए हैं। राइफल और रिवॉल्वर से लैस पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को अंबेडकर प्रतिमा तक सुरक्षा घेरे में लेकर जाती है। कर्नलगंज कोतवाली, जहां विवेक और निधि शिकायत लेकर पहुंचे थे, वहां कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। दूसरी ओर जॉर्ज टाउन थाने में CMP व्हाट्सएप प्रकरण में कॉलेज द्वारा भेजे गए कॉम्प्रोमाइज लेटर के बाद मामला क्लोज घोषित कर दिया जाता है। इन थानों के बाहर मानवाधिकारों की रक्षा और यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने के संदेश जरूर लिखे मिलते हैं, लेकिन जमीन पर तस्वीर कुछ और दिखाई देती है। ऐसा क्यों? क्या इसलिए कि पिछले एक दशक में छात्रों को बार बार अर्बन नक्सल जैसे तमगे से नवाजा गया है। आयशा से जुड़े विवेक जहां FIR दर्ज कराने के लिए अदालत की ओर रुख करते हैं और नवंबर 2023 में धारा 156(3) CRPC के तहत SC/ST कोर्ट में आवेदन दाखिल करते हैं, वहीं निधि और उनके साथी पुलिस आयुक्त तथा IGRS पर
ऑनलाइन शिकायत करने के बाद घटना के 4 दिन बाद अपना मेडिकल स्वयं करवाते हैं। देखिए, एक्ट का प्रोविजन तो स्पेशल एक्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द डिप्रेस्ड कम्युनिटी, शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए बना है, तो उनके फेवर में तो एक्ट बहुत है। एक्ट ये भी कहता है कि कोई अगर पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी को निगलेक्ट करता है तो ही शैल बी स्पेशली सबमिटेड बिफोर डिसिप्लिनरी एक्शन एंड पनिशमेंट। उनको पनिशमेंट का भी प्रावधान करता है अगर कोई पब्लिक ऑफिसर उस पद पे इस एक्ट के तहत अपनी ड्यूटी नहीं करता है। हम लोगों को लगा यहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हो सकती है, फिर कर्नलगंज थाने जाते हैं। कर्नलगंज थाने ये होता है कि हमारी एप्लीकेशन जब देते हैं तो वो कह रहे हैं कि आप पहले वहाँ से कोई कागज़ फॉरवर्ड कराइए तब हम इस पर एक्शन लेंगे। मेडिकल के लिए कहते हैं, मेडिकल वो नोट करने जा रहे थे, लेकिन एयू प्रशासन से बात होती है और उन्होंने कहा कि जब तक मैं कागज़ नहीं फॉरवर्ड करता हूँ तब तक आप उनका मेडिकल नहीं कर सकते। फिर हम लोग आए, यहाँ पे ज्ञापन दिए कि आप मुझे फॉरवर्ड कर दिए कागज़ ताकि मैं मेडिकल करा सकूँ, लेकिन इन्होंने अब तक कल 4 बजे से अब तक कागज़ नहीं फॉरवर्ड किया है। ना अब तक ये प्रशासन हमें कोई मदद किया है, ना ही प्रयागराज की कोई पुलिस मुझे मदद की है। जॉर्ज टाउन पुलिस स्टेशन से हमने संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन सीएमपी डिग्री कॉलेज से जुड़े मामले में जांच अधिकारी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने आधिकारिक तौर पर जवाब देने से इनकार कर दिया। वहीं दूसरी ओर कर्नलगंज कोतवाली के एसएचओ संजय कुमार सिंह ने हमें बताया कि प्रक्रिया के तहत विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जांच पूरी होने के बाद ही पुलिस कार्रवाई कर सकती है। जब हमने उनसे पूछा कि घटना के 1 महीने बाद भी क्या विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई जानकारी दी गई है, तो उन्होंने इस सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज से जुड़े मामले में स्थानीय चौकी पर एक विद्यार्थी द्वारा अध्यापक के खिलाफ जाति सूचक शब्दों के प्रयोग को लेकर की गई शिकायत पर समझौते के संदर्भ में हमने कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर आनंद शंकर सिंह से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन हमें कोई उत्तर नहीं मिला। हमने कुछ सवाल उन्हें मेल और व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेजे हैं। जवाब मिलने पर इस स्टोरी को अपडेट कर दिया जाएगा। अन्य मामलों के संबंध में हमारी ओर से पूछे गए सवालों पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वर्तमान प्रॉक्टर डॉक्टर अतुल नारायण सिंह की ओर से निम्नलिखित जवाब दिए गए। विद्यार्थियों द्वारा जातिगत भेदभाव के आरोपों पर कैंपस में इस समय 21,000 छात्र पढ़ रहे हैं और यह संस्थान नियमों का पालन करते हुए 27% ओबीसी आरक्षण तथा 22.5% SC/ST आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। विरोध प्रदर्शन में कुछ मुट्ठी भर लोग हिस्सा ले रहे हैं जो अब यहाँ के छात्र नहीं हैं। छात्रा निधि यादव के साथ कैंपस में हुई हिंसा पर शिकायत दर्ज क्यों नहीं की गई? महिला छात्राओं द्वारा आरोपी पक्ष की पहचान सुनिश्चित करने हेतु आईडी कार्ड का सत्यापन नहीं कराया गया। वहीं दूसरे पक्ष ने अपनी शिकायत में इन पर भी आरोप लगाए हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भावेश दुबे को निलंबित किया गया है, जबकि एक छात्र आयुष राय की शिकायत और पहचान के आधार पर निधि यादव को निलंबित किया गया है। निधि यादव के मामले में आईसीसी द्वारा संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? बताया गया कि संबंधित महिला छात्राएं स्वयं प्रोक्टोरियल बोर्ड की महिला सदस्यों के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित नहीं हुई। सुधीर कुमार यादव पर विकलांगता से जुड़ी जांच के संबंध में सुधीर यादव द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र के रूप में रेलवे कंसेशन फॉर्म प्रस्तुत किए जाने पर इस मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से नोटिस दी गई थी। यूजीसी 2026 के जो गाइडलाइंस हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी स्टे लगाया गया है, उन पर आपका क्या विचार है? मैंने तो अपने फेसबुक पर पूरी गाइडलाइन पढ़ करके लगभग 3-3.5 हजार शब्दों का लिखा है। वो गाइडलाइन जिस उद्देश्य को दिखाकर बनाई जा रही वो उद्देश्य पूरा नहीं करेगी, क्योंकि वो उसकी बहुत से ऐसी चीजें हैं जो टूल की तरह इस्तेमाल होंगी। एक बार ये मान के बैठा हुआ है कि हमको सताया ही सताया जा रहा है, वहां पर आने से पहले उसको बता दिया जाएगा तुम्हें सताया जा रहा है। अरे कोई कंक्रीट एविडेंस दीजिए ना। कास्ट बेसिस पर हमारे समाज में और हमारे कैंपसेस में भी परसिस्ट करता है, उस वायलेंस को ये कभी रिकॉग्नाइज करते ही नहीं,
उसको वायलेंस के रूप में देखते ही नहीं, उसको एक ज़रूरी उसके रूप में मानते ही नहीं, और फिर जो एक हिंसा है, जो वायलेंस है, जो उत्पीड़न है, ये उस उत्पीड़न पर कोई बात भी नहीं करना चाहते। तो इसी तरह से ये इसको जस्टिफाई करने की कोशिश होती है कि विश्वविद्यालय कैंपसेस में ऐसा कुछ नहीं है, जबकि हकीकत ये है हमारे कैंपसेस की। आप देखिए कि खास जाति विशेष के आधार पर हमारे यहाँ पद खाली पड़े हुए हैं, जाति विशेष के आधार पर नंबर दिए जाते हैं, उसकी भी कई घटनाएं हमारे यहाँ आई हैं। जाति विशेष के आधार पर छात्रों के ग्रीवांसेस को एड्रेस किया जाता है। अगर कोई दलित कम्युनिटी का स्टूडेंट है, कोई पिछड़ा कम्युनिटी का स्टूडेंट है, अगर अपनी किसी समस्या को लेकर के प्रॉक्टर के पास जाता है तो उनका व्यवहार एकदम दूसरे तरह का होता है। हमसे जो बच्चे शिकायत करते रहे हैं, पिछले 2013 से बच्चे शिकायत करते रहे हैं कि हमारे साथ जातिगत घटनाएं घटती हैं, एक नहीं दो नहीं, ऐसे हज़ारों बच्चे हैं। अब वो जो हमसे शिकायत करते थे कि हमारे साथ जाति की घटनाएं घट रही हैं, मैं उनसे भी कहता हूं कि तुम लोग कैमरा में बोलोगे या तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलोगे या तुम एससी कमीशन में बोलोगे। वो कहते हैं कि सर मैं अगर बोल दूंगा तो मेरा नंबर काट लिया जाएगा, मैं बोल दूंगा तो मुझे फेल कर दिया जाएगा। इसका जवाब किसके पास है? इसका जवाब तो किसी के पास नहीं। क्या कोई बच्चा जब बोलने को तैयार हो रहा है तो उसके साथ आप क्या, जो बच्चों ने शिकायत किया है तो उसके साथ क्या बोला जा रहा है कि ये जाति की बातें नहीं है? अगर जाति की बातें ना होती तो जो आंकड़े यूनिवर्सिटी बता रही है या इसके थर्ड कमेटी ने हमारे पास जो आंकड़े दिए कि मेस में होता है, नंबर देने में होता है, सफदरजंग हॉस्पिटल की जो घटनाएं बताई गई जाति के आधार पर नंबर देने, ये सारी घटनाएं झूठ हैं। जो इन बच्चों ने फांसी लगाया हैदराबाद में वो घटनाएं झूठ हैं। जिन बच्चों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट का केस हुआ, क्या वो घटनाएं झूठ हैं? मैं तो इसको इपिस्टिंग फाइल्स के रूप में देखना चाहता हूं कि इपिस्टिंग फाइल्स खुला अमेरिका में तो सारे नंगे हो गए ना। मैं कास्ट का इपिस्टिंग फाइल खुलेगा तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ज़्यादा प्रोफेसर नंगे हो जाएंगे। विचित्र विडंबना है कि यूजीसी नियमों पर विवाद इस बात को लेकर हो रहा है कि आखिर पीड़ित पक्ष कौन है। जेएनयू की कुलपति शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित की संकीर्ण सोच, जिसके तहत वे दलितों को विक्टिमहुड से बाहर निकलने की सलाह देती हैं, इस धारणा के निर्माण में मीडिया की भूमिका भी कम नहीं है। पानी नहीं मिला आपको भी जैसे बेतुके सवाल दरअसल पब्लिक डोमेन में यह स्थापित करने के लिए पूछे जाते हैं कि जातिवाद महज अतिशयोक्ति है। साल 2023 में प्रकाशित अपनी पुस्तक दीज सीट्स आर रिजर्व्ड, कास्ट कोटाज एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लेखक अभिनव चंद्रचूड़ आंकड़ों के माध्यम से एक असहज वास्तविकता सामने रखते हैं। सेंसस 2011 के आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों की बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच, चाहे वह बिजली आपूर्ति हो, शौचालय और पेयजल की उपलब्धता, बैंकिंग सेवाएं, टेलीविजन, लैपटॉप या यहाँ तक कि मोबाइल फोन, लगभग हर मानक पर नेशनल एवरेज से काफी कम दर्ज की गई है। जिस तरह हमारे समाज में जातिवाद है, उस तरह यूनिवर्सिटी में भी जातिवाद है। तो हमको यूनिवर्सिटी में जो ये भेदभाव है उसको मिटाना है। तो ये रोहित वेमुला के स्वागत तो सबसे ज्यादा जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो इस समाज को इतना गैर बराबरी बना के रखा है, उनके द्वारा स्वागत होना चाहिए था। पूछा है भाई ब्राह्मणवादी, अरे भाई इसको बुला लीजिए, सुन रहा है नहीं सुन रहा है? मैं अपनी बात रख देता हूँ तो सुन रहा हो भाई, आप अपनी बात करिए। साथियों, ये ऐसी व्यवस्था थी जिन्होंने ये गैर बराबरी बनाई। वो जाति के नाम पे जो ऊंच नीच करते हैं, जो जाति देखकर कि किसी का मूल्यांकन करते हैं कि वो अच्छा है या बुरा है, तो इस तरीके से ये जो ब्राह्मणवादी मनवादी व्यवस्था थी, उसने जो इस समाज को इंसान नहीं बनने दिया, वो जातियों में बांट कर रखा। तो उसको तोड़ने के लिए एक समता मूलक समाज बनाने के लिए रोहित वेमुला के नाम पे जो एक्ट की हम मांग कर रहे हैं, जो यूजीसी एक्ट के नाम पे एक लाया गया था, हम नहीं मानते कि बहुत सख्त एक्ट है, लेकिन वो जरूरी एक्ट था, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाया। कुछ ही महीने की बात है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई, सबको मालूम है जूता फेंका गया। क्यों फेंका गया? क्योंकि वो एक दलित थे।
दलित फेंकने वाला कौन था? सवर्ण समाज का लोग था। अगर वो दलित नहीं होते तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनके ऊपर कोई जूता फेंकता। दूसरी बात, अभी कुछ महीने की ही बात है, आप लोग काफ़ी न्यूज़ में आया था, लखनऊ की घटना थी। एक लगभग 75 वर्षीय बुजुर्ग थे, दलित वर्ग के बुजुर्ग थे, उनको एक बीमारी थी, वो मंदिर में बैठ गए थे, उनकी पेशाब निकल गई थी। वहाँ सवर्ण समाज के लोग जो यही तथाकथित, अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि ब्राह्मणवाद क्या होता है, यही ब्राह्मणवाद होता है कि लोग वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। वो 75 वर्षीय बुजुर्ग को उन्होंने पेशाब चटाया और ये लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र में ऐसे नहीं बनता है। और वहीं पे जिस समय BR गवई साहब के ऊपर जूता फेंका गया था, उसी के एक दिन पहले आप लोग को मालूम होगा, रायबरेली के घटना है, वाल्मीकि समाज के 25 वर्षीय युवक को योगी आदित्यनाथ का उनका नाम लेकर लोग उनका मॉब लिंचिंग कर दे रहे थे। बोले हम लोग योगी वाले हैं, उसको मार के उसको पीट कर मार डाले थे। दूसरी घटना भी आपने 2 दिन पहले देखा, कानपुर में एक आस्था सिंह बोलती है मैं ठाकुर ही तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगी। उसके बाद कितनी मैम हजारों घटना। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कोई पिछड़ी या दलित समाज के लोग किसी ठाकुर को गाली दे रहा हो, कोई ब्राह्मण? कभी नहीं, ऐसा होता ही नहीं। हम ब्राह्मणवाद को डिकोड करने में इतने उलझ गए हैं कि कुछ अन्य ठोस समस्याएं पीछे छूटती जा रही हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट के छात्रों को किराए पर कमरा ना मिलना, OBC के अभ्यर्थियों में माइग्रेशन की प्रक्रिया को लागू न करने के कारण कट ऑफ अंक हासिल करने के बावजूद UPSC में सीट न मिलने को लेकर असंतोष, या फिर पशुधन विभाग में OBC के लिए शून्य रिक्तियों जैसे सवाल। सवर्ण समुदाय के एक हिस्से में असुरक्षा की भावना भी इस कदर घर कर चुकी है कि एक केस स्टडी के इंटरव्यू के दौरान ही लॉ फैकल्टी में बहस छिड़ गई। भड़काऊ हो रहा है, भड़काऊ भाषण दिए। अब मैं कहीं किसी को लगा कि भाषण भड़काऊ लगा है, लेकिन लॉ को लगा कि नहीं लगा उस पर ठीक है। अब आपने कह दिया, आपने इसी बात पे तो आपने कहा आपने भाषण दिया, ठीक है। मैं मान लीजिए 1 सेकंड, मैं वहाँ से बस गुजर रहा हूँ। अगर मेरी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में तुम्हारे साथ कोई गलत होता है तो हम तुम्हें खुद ही न्याय बन जाएंगे। अब वो बात सही है, ठीक है। अब इस पर इससे सहमति बन गई। मैं कह रहा हूँ कि लॉ करेगा सब कुछ। सहमति अगर लॉ ने ये कह दिया कि ये पर्टिकुलर चीज है, ये तुम्हें SC ST एक्ट के लिए कर देती है, मैं उसकी बाहर हूँ, उसके जुरिडिक्शन से बाहर हूँ, मैंने ये कुछ किया ही नहीं है, कोई लॉ तो मैं कैसे लेवल हो गया? अब फिर सिंपल बात मैं इतना पूछ रहा हूँ कि वो इस जो प्रोविजन है SC ST एक्ट का, उसका गलत फायदा तो ना उठाए ना। मैं कह रहा हूँ जिन्होंने कहा है उनके खिलाफ कीजिए। मैं कह रहा हूँ हम लोगों ने किया नहीं तो हमारे खिलाफ क्यों किया? क्यों? मैं कह रहा हूँ अगर मैंने नहीं किया, और ये बात हम जानते हैं। अच्छा मैं एक बात सिंपल, हम क्राइम किए, हमने क्राइम नहीं किया, लोग बाइज्जत बरी होते हैं, होते हैं तो बाइज्जत बरी आप हो जाएंगे, लेकिन सोसाइटी में क्या मेंटेलिटी रहेगी? अगर मेरे पेरेंट्स के पास अगर वो एक मिनट सुन लीजिए, मेरे पेरेंट्स के पास अगर वो जाता है कि हाँ तुम SC ST के खिलाफ कुछ बोले हो और तुम्हारे अगेंस्ट ये एक्ट हुआ, तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं तो सोचेंगे ये करने जा रहा है कॉलेज या ये पढ़ रहा है। ये बात बताओ दो, सोचेंगे कि नहीं? दूसरी बात, सोसाइटी में पता चला तो 3-4 चीज मत मिक्स करो। सुनो, लॉ सोसाइटी के मोरल क्वेश्चन को नहीं डील करता है। हम ऐसा बोले तो प्रभु जी क्या कहेंगे, हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहेंगे? लॉ डोंट डील विद दिस मोरल क्वेश्चन, लॉ डील विद द सब्सटेंसिव ग्राउंड। उनको ऐसा अंदेशा है कि उनके लोग कमेटी में नहीं हैं, या सवर्णों को, या सो कॉल्ड सवर्ण, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उस पर अलग डिबेट है कि उनके लोग कमेटी में नहीं तो उनके साथ एक रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, ये अंदेशा है उनको। पहली चीज़, लॉ लागू नहीं हुआ, यूज में नहीं है लॉ, मिसयूज हो गया। आज तक दुनिया का आदमी सुनेगा पागल हो जाएगा इस बात को सुन करके। कोई लॉ आता है, पहले यूज होता है, फिर उसके इम्प्लीकेशन पर जो है विचार होता है, चर्चा होता है। कोई भी गाइडलाइन, कोई भी नियम, कोई भी लॉ का बेसिक स्टूडेंट होगा उसको पता है कोई लॉ इन प्रैक्टिस आता है, उस प्रैक्टिस में पता चलता है कि लॉ में रिफॉर्म की ज़रूरत है। कोई रिकमेंडेटरी बॉडी है, वो रेगुलेशन बना, उसको लागू नहीं हुआ, बिना लागू हुए मिसयूज हो गया उसका। तुम अंदेशा का आधार पर कहते हो कि हमारे साथ हो जाएगा, जबकि अभी तक 1% भी कोई ऐसा घटना नहीं, रिपोर्ट नहीं हुई है। और हमारे साथ आए दिन डिस्क्रिमिनेशन होता है, आए दिन 118.4% का वृद्धि हुई है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में विश्वविद्यालयों में। हमारा डाटा नहीं है, हम अपने सम्मान से उठाए। ये यूनिवर्सिटियों के अंदर जो घटनाएं रिपोर्ट होती हैं, उस घटनाओं को जो यूनिवर्सिटी जो UGC भेजी है, कोर्ट में
पेश किया गया है इसको। 40% सीट बचती है। आपको मालूम होता है कि जो अदर स्टेट के बच्चे आते हैं अपने यूपी में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम देते हैं, तो वो लोग भी जनरल में कंसीडर किए जाते हैं। यानी कि वो लोग मैम कम नंबर पाकर अदर स्टेट का बच्चा आकर यहाँ पे PCS और समीक्षा अधिकारी जैसे पद पर बैठकर यहाँ पे वर्क कर रहा है, और हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं मैम, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। अभी आपको हम लोगों ने मैम इस मुद्दे पर कोर्ट केस किया था। समीक्षा अधिकारी 2023 का भी मेंस हुआ है 2-3 फरवरी को मैम। उसका प्री का कट ऑफ UR यानी जो जनरल का गया था 132 मार्क्स गया था मैम, और जो OBC का कट ऑफ गया था 140। यानी कि आप सोचिए कि 132 पाकर जनरल कास्ट का लड़का और अदर स्टेट का बच्चा आकर 132, 33, 34, 35, 38 नंबर पाकर वो समीक्षा अधिकारी का मेंस दिया है। वहीं हमारे OBC वर्ग के लोग 132, 33, 34, 38 नंबर पाकर फेल हुए मैम। उसीलिए हम लोग उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हमको कैंपस नहीं मिला था। मैं बेली हॉस्पिटल के पीछे एक सुंदरम कॉलोनी है, वहाँ पर रूम लेने गया था। जब मैंने अपना नाम बताया विकास सिंह, तो रूम दे दिया गया। पूरा नाम बताइए, तो मैंने कहा विकास सिंह संगवार, मेरी उपजात उचमार है। तो वही रूम मैंने साफ़ किया। रूम साफ़ करने के बाद मैंने रेंट भी दे चुके एडवांस में। फिर बोला कि नहीं मेरे बच्चे का मित्र है वो रहेगा करके, तो मेरा रुपये वापस कर दिया गया था। संविधान को 75 साल हो गए लागू होने के बावजूद भी हमारा ये शोषण हो रहा है। जात देखकर हमारी समाज की बहन बेटियों के साथ में उत्पीड़न होता है। हम लोग घोड़ियों से उतार दिए जाते हैं, पानी पीने हमारे ऊपर यूरिन की जाती है। अब जात पात ना हो तो यूरिन कहाँ से होगी। अब इतना झेलने के बावजूद हम इतनी शिक्षा संस्थानों पर सब कुछ झेलने के बावजूद अपनी आवाज़ उठाए उसको भी दबाने का किया जाता है। ब्राह्मणों से कोई दिक्कत नहीं। ब्राह्मणवाद से आपको ब्राह्मणवाद क्या है, आप मैं दलित हूँ, आप हमको जीजा बनाइएगा, रोटी बेटी का अधिकार करिएगा। आप हम अपनी बहन हमको दिए, हम अपनी बहन दें, जातियाँ खत्म हो जाएंगी। ये एक लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी प्रोटेस्ट की भाषा से मेरे विचार में परिचित होना जरूरी है, ताकि UGC रूल के समर्थन में जो छात्र आज आंदोलन कर रहे हैं, हम उनके भीतर के उबाल को सही तरीके से समझ सकें। मसलन अगर आप वी सपोर्ट UGC 2026 रूल्स के इस पोस्टर पर नजर डालेंगे, तो जो 10 नाम और 10 चेहरे जो इस पोस्टर में नीचे आपको नजर आएंगे, जिनमें रोहित वेमुला, पायल तडवी, दर्शन सोलंकी, डॉक्टर रश्मि, कुलाइला राजू, माधुरी वेंकटेश, सेंथिल कुमार, मुत्तू कृष्णन, फातिमा लतीफ और एंजल चकमा, ये वो लोग हैं जो भेदभाव से ग्रसित सामाजिक व्यवस्था के चलते आज हमारे बीच नहीं है। और शायद इसीलिए प्रो UGC इक्विटी रूल के प्रोटेस्टर आज सड़कों पर ये गुहार लगा रहे हैं कि शोषित वर्ग या एक तबके से आने वाले छात्रों के लिए सेफ एनवायरनमेंट सुनिश्चित किया जाए। इस मामले में उच्चतम न्यायालय में होने वाली सुनवाई पर न सिर्फ इलाहाबाद विश्वविद्यालय बल्कि पूरे देश की नजरें टिकी रहेंगी। ये देखने वाली बात होगी कि जाति की खाई को पाटने के उद्देश्य से जो UGC गाइडलाइन लाए गए थे, उनको लेकर कोर्ट द्वारा अगला क्या निर्देश जारी किया जाता है। प्रयागराज से मैं आकांक्षा कुमार, न्यूज लॉन्ड्री के लिए। एक सूल था, तारों की धूल था, वो खिलता एक फूल था। आकाओं की आंखों में चुपता एक सूल था। जैसा बनाया ये हमने जहां है, वैसा जहां ना उसको हरगिज कबूल था। ओ साथी रोहित रोहित वे मुला, तुझे याद रखेंगे सदा। ओ साथी रोहित रोहित वे मुला, तुझको याद रखेंगे सदा। ऐसा एक राज हो, ऐसा समाज हो, ऐसा एक राज हो, ऐसा समाज हो, जिसमें ना ऊंच कोई ना कोई नीच हो। सपनों का तेरा कल सच हो के रहेगा, सपना ये तेरा कल सच हो के रहेगा। रात अंधेरी चाहे कितनी भी आती है, साथी रोहित रोहित वे मुला, याद रखेंगे तुझे। ओ साथी रोहित रोहित वे मुला, तुझे याद रखेंगे सदा। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।